गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर समझेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या उसका डेफिनेशन है, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो आपके ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका होगा हीमोडायनामिक, जैसे आपका न्यूरोनल लेवल पर, आपके न्यूरॉन्स के लेवल पर और हार्मोनल लेवल पर कौन-कौन से फैक्टर हैं, कैसे आपका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल होता है, ब्रेन का आपका कौन-सा पार्ट है जो इसको कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में, कैसे आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल होता है, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अब कंट्रोलिंग और हीमोडायनेमिक ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आपको क्वेश्चन आता है कि ये समझना जरूरी है व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइट। यू ऑलरेडी नो बट एक बार और हम समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स or pressure that the blood exerts on the wall of the blood vessels। ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक फोर्स होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स पर एग्जर्ट होता है, राइट। जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है और इस पर कोई भी जो फोर्स है, ओके, ये आपके ब्लड वेसल्स है और आपका जो ब्लड है उसका फ्लो हो रहा है, और जो ब्लड का आपका फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड जा रहा है, वो इस पे क्या डाल रहे हैं? एक प्रेशर डाल रहे हैं, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है वॉल ऑफ द आपकी ब्लड वेसल्स। तो इसको हमने क्या बोला इन सिंपल वर्ड में? ब्लड प्रेशर, राइट। कार्डियक से आपके वेंट्रिकल से ब्लड निकला, आपकी एरोटा में आ गया, एरोटा में आने के बाद वो आगे की तरफ प्रोपेल हो रहा है, आगे की तरफ पुश हो रहा है, प्रोपेल हो रहा है। जैसे कि आपकी आर्टरीज है और आर्टरीज में क्या हो रहा है? आपका ब्लड का यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है। इस प्रेशर को इसकी बॉल ऑफ आर्टरीज की प्रेशर पर जो जनरेट हो रहा है ब्लड वेसल्स की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड प्रेशर, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन द नॉर्मल लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको आपके एक नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल लिमिट में रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जैसे भी उसका नॉर्मल रेंज भाई 120/80 इन एडल्ट में, तो उसका जो नॉर्मल रेंज है उस लेवल पर उसको मेंटेन करके रखना, उस लेवल पर उसको रखना रेंज में जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितना उसको रिक्वायरमेंट है भाई टिश्यू को, पर्टिकुलर ऑर्गन को उतना चाहिए, तो उतना वो प्रेशर से जाएगा, उतने वॉल्यूम उतने अमाउंट में जाएगा, तो टिश्यू के लिए आपके बेटर होगा, ऑर्गन के लिए आपके बेटर होगा फंक्शनली करने के लिए। पर उतना अमाउंट में जितना हमको चाहिए, जिस प्रेशर से चाहिए, जितना वॉल्यूम में चाहिए, उतना वहां तक आपके सफिशिएंट मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है। सफिशिएंट मात्रा में आपका ब्लड वहां पर सप्लाई नहीं हो रहा। सप्लाई ब्लड में होते हैं आपके न्यूट्रिएंट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ऑक्सीजन हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं फंक्शन को डिसबैलेंस करती है, वो आपके ऑर्गन लेवल पर भी अफेक्ट करती है, right। The systematic arterial blood pressure is the result of discharge of the blood from the left ventricle into the already full aorta। हाँ, अभी क्या बता रहे हैं? आपका सिस्टमेटिक आर्टेरियल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो आपकी आर्टरीज पर जनरेट होता है, वो कैसे होता है? जब भी आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जैसे सिस्टोल होता है ब्लड आगे की तरफ प्रोपेल हो जाता है आपका आर्ट ऑफ एरोटा से नेक के और हेड वाले पार्ट में, बाकी जो एरोटा से आ जाता है आपका डिसेंडिंग से नीचे वाले पार्ट में। तो जो प्रेशर जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल, जब आपका डायसिस्टोल होता है, जो ब्लड आपका होल बॉडी में, कंप्रहेंसिव बॉडी में ट्रांसफर होता है, आगे की तरफ प्रोपेल करता है। तो जो प्रेशर जनरेट होता है आप, तो उस समय हम उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। कब? जब आपका जो चेम्बर है आपके कार्डियक का लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिस्टोल होता है, डिपोलराइज होता है, और जब आपका ब्लड को प्रोपेल करता है आपकी आर्टरीज में, आर्टरीज के बाद आपकी कैपिलरीज में, आर्टेरियोल्स में, राइट। तो जो ब्लड को आगे की तरफ लेके आता है, प्रोपेल करता है, और उसी समय ये क्या करता है? उसकी बॉल है, अब जैसे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड आपकी वेसल्स है, तो आर्टरीज की बॉल्स पर क्या करता है? एक प्रेशर जनरेट करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, फोर्स एक एडजस्ट करता है, तो वही फोर्स को, वही प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब बात आ जाती है भाई सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, राइट। इसमें आ जाता है आपका सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। तो जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हो तो आप कैसे करते हो? 120/80, राइट। कभी भी आप ऊपर का या फिर आप सिस्टोलिक का डायसिस्टोलिक नहीं करते हो ना, तो हम इसको हमेशा किसमें करते हैं? दो रेंज में, एक सिस्टोलिक मतलब अबव का ऊपर वाला मैक्सिमम प्रेशर है, और एक फिर मिनिमम प्रेशर, राइट। जो आ जाता है आपका सिस्टोलिक और
डायसिस्टोलिक। इतना समझ आया। सिस्टोलिक जैसे कि हम देखा आपका सिस्टोलिक जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120 इन एडल्ट में, और डायसिस्टोलिक कितना होता है बेटा आपका 80 mm ऑफ Hg, है ना। तो ये हम इसको ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जो हमारा जब आपका वेंट्रिकल्स जो होता है, हाँ, जब आपका वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो ब्लड पे जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, आपका अबव का जो प्रेशर होता है वो होता है इन एडल्ट में 120, राइट। उसके बाद जो आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स की पोजीशन में आता है, वो एक रेस्टिंग की पोजीशन में आ जाती है उसकी मसल्स, जब जो वापस से जो फोर्स आता है नीचे वाला, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड pressure at the time of relaxation of your left ventricle. This force is known as the diastolic blood pressure, right? इतना क्लियर हुआ सबको। तो इस तरीके से आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं। इसको 2 पार्ट में मेजर करते हैं, जिसकी नॉर्मल एडल्ट में रेंज होती है 120/80 या 110/70 भी आपका चल जाता है। पर यदि इसकी रेंज की बात की जाए नॉर्मल, तो ये आ जाता है आपका 140। नॉर्मल जो रेट है वो 140 है, और नॉर्मल यदि इसका हाइपरटेंशन होता है तो तब ये 140/90 के आपका अबव चला जाता है। जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो चला जाएगा आपका 140, डायसिस्टोलिक चला जाएगा 90 के अबव। तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर, राइट। उसका बाद आता है हाइपोटेंशन बिलो। इसमें क्या होता है लेस देन आपका बिलो आता है 90/60। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो 90 रहेगा, डायसिस्टोलिक रहेगा वो आपका 60। तो 90 और 60 के यदि नीचे आ रहे हैं तो हम इस टर्म को क्या बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का, ब्लड का फोर्स है वो कम हो जाना, राइट। तो इस टर्म में हम इसको अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं, और हम इसको इस तरीके से आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक हम 2 चीज में इसको आगे कंसिडर करते हैं। इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब पल्स प्रेशर है ना, एक पल्स प्रेशर भी होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है, अब ये डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है, उस बीच की जो कंडीशन होती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं पल्स प्रेशर। ये कितना आपका 1/3 पोर्शन होता है आपका सिस्टोलिक का, और सॉरी आपके हाँ डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका आ रहा है आपका 110/70 आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो 83 आप मान के चलते हैं फिर आपका पल्स प्रेशर यहाँ पर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। अब आ जाता है आपका वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ भी अवरोध होना कैसे हो सकता है। वो सबसे फर्स्ट आ जाता है साइज ऑफ द ल्यूमेन, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमेन का साइज है वो कितना है ना। ल्यूमेन का साइज मतलब हमने इसकी स्ट्रक्चर में देखा था, जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसमें इसकी परत में हमने कोट में देखा था कि भाई इनर जो रहती है वो ल्यूमेन को फॉर्म करती है उसका ना। तो जो ल्यूमेन का वाइडनिंग कितना है, राइट, ये जो इसका ल्यूमन है इसका साइज क्या है, तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज यदि इसका ज़्यादा होगा, यदि ये डायलेटेड होगा, तो ब्लड का फ्लो वहाँ पर इजिली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। वहाँ पर प्रेशर कम जनरेट होगा और वॉल्यूम वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसी की जगह यदि इसका ल्यूमन का साइज जो है नैरो है, नैरो मतलब पतला सा साइज है, सिकुड़ा सा साइज है, जरा सा इतना सा साइज है, तो इसमें क्या होगा बेटा यहाँ से जो प्रेशर है वो ज़्यादा जनरेट होगा, राइट। यदि इसका साइज चौड़ा है, साइज यदि इसका मोटा है, तो प्रेशर ओबियसली बात है कि कम पड़ेगा, और इसका साइज यदि पतला है तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। जैसे हम देखते हैं भाई हम आपके पास घर में बाइक होगी है ना, कार होगी, तो हम देखते हैं बाइक को हम मतलब वॉशिंग के लिए धुलाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो जो ट्यूब रहती है वहाँ से पानी का प्रेशर कितना आता है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का उसका साइज वो बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, तो छोटे साइज में से पानी का प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है और एकदम से प्रेशर से पानी आता है। यदि हाथ के ऊपर कुछ समय तक उसको कंटिन्यू करें तो पता लगे आपकी मसल्स वगैरह को भी वो टेयर कर दे, इतना प्रेशर वहाँ पे जनरेट
होता है। जैसे आप स्प्रे करते हो, किसान भाई खेती किसानी करते हैं तो फसल में, तो वो एक प्रेशर जितना यदि साइज पतला रहता है उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यदि इसका साइज जितना पतला होगा, लूमेन इसका जितना पतला होगा, ओपनिंग उतना ज्यादा वहां पर प्रेशर जनरेट होता है। ओके, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी ब्लड विस्कोसिटी मतलब आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो किस प्रेशर से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, किस रेंज में वो मूवमेंट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड विस्कोसिटी। तो एग्जांपल, इन एनी कंडीशन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, एग्जांपल डिहाइड्रेशन और पॉलीसिस्टेमिया, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ बेल एस ब्लड प्रेशर। ब्लड का विस्कोसिटी जैसे फिर आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया है ना, और पॉलीसिस्टेमिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका अमाउंट का जो विस्कोसिटी है, प्रेशर है, वो वहां पर कम हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, राइट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका टोटल ब्लड वेसल्स लेंथ। अब आपकी जो टोटल ब्लड वेसल्स है उनकी लेंथ कितना है, राइट। हमने अर्लियर लेक्चर में समझा था कि आपकी पूरी ब्लड वेसल्स को यदि स्ट्रेट सीधा किया जाए तो लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में वो फैल जाती है। तो आपकी टोटल लेंथ कितना है, जैसे कोई भाई ओबियस पेशेंट है, मोटापा ज्यादा है, बॉडी का साइज ज्यादा है, तो ब्लड वेसल्स की वहां पर लार्ज रहेगी, ब्लड वेसल्स आपकी ज्यादा रहेगी, तो वो चीजें भी आपकी अफेक्ट करती है ना। एस्टिमेटेड आपका ब्लड प्रेशर जो हो वहां पर ऑब्वियसली बात है, कोई इसका क्या बोलना चाहिए, हाइपरटेंशन आपको ओबियस पेशेंट में, मोटे वाले पेशेंट में आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो उसका यही रीजन रहता है कि आपका ब्लड की जो वेसल्स उनकी लेंथ क्या है, और इस चीज से भी आपका डिपेंड करता है ना। एक्स्ट्रा फैट वगैरह, एडिशनल आपका ब्लड वेसल्स वगैरह होना, ये सारी चीजें भी आपके उसमें डिपेंड करती हैं। अब हम देख लेते हैं कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो कैसे आपका कंट्रोल होता है, राइट। सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक के बारे में समझ लिया हमने, फैक्टर के बारे में समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। हाँ, फैक्टर एक बार और देख लेते हैं, जैसे एज, एज के अकॉर्डिंग आपका ब्लड अलग अलग रहेगा, है ना। यदि छोटे बच्चे हैं तो उनका हम 120 या 140/80 हम नॉर्मल रेंज डिसाइड नहीं कर सकते, एज के अकॉर्डिंग ये आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जेंडर से भी होता है, फीमेल और मेल में, है ना। बॉडी बिल्ड, आपका बॉडी ज्यादा दुबला पतला है या ज्यादा हेल्दी है, मोटा है ना, या ज्यादा आपका जिम का बॉडी है, तो उस हिसाब से भी आपका डिपेंड करता है। डाईयूरेनल और वेरिएशन, आपने कुछ केमिकल्स वगैरह तो नहीं लिया, कोई डाईयूरेटिक मेडिसिन वगैरह ऑलरेडी नहीं ले रहे। डाईयूरेटिक मतलब जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर को, सॉरी आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करती है ना, उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक। जैसे कि आपका फ्रूसेमाइड प्लेसिक्स इंजेक्शन आता है, वो आपका डायूरेटिक होता है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद भी आपकी जो मेटाबॉलिज्म की, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तब भी आपका ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है ना। ड्यूरिंग स्लीपिंग, इमोशनल कंडीशन और आफ्टर एक्सरसाइज, ये इसके फैक्टर हो गए जो ब्लड प्रेशर को आपके अफेक्ट करते हैं। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कार्डियक आउटपुट ये डायरेक्टली आपको उसको प्रपोज करता है ना। हार्ट रेट की वजह से भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, वीनस रिटर्न, वेसो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो और विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स उनकी इलास्टिसिटी कितनी है उनमें, मतलब कि वो कितना डायलेट हो सकती है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कितना है, कितनी नैरो है, कितनी थिक है ना, मोटी है, कितनी पतली है, वो सारी चीजें भी आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल में आ जाता है, जैसे कि आपका हमने देखा कि ये किस तरीके से आपका कंट्रोलिंग का सिस्टम हो रहा है ब्लड प्रेशर से। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल इन्वॉल्व द बैरोसेप्टर रिलैक्स कीमोसेप्टर सर्कुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट टर्म जो कंट्रोल करते हैं वो कौन सा, आपका बैरोसेप्टर, रिफ्लेक्स, कीमोसेप्टर और सर्कुलेटिंग हार्मोन। इधर लिख लेते हैं हम, जो कि आपके हार्मोनल लेवल पर अभी हम देख रहे हैं कैसे आपका कंट्रोलिंग होता है, राइट।
जो आपका कार्डियोवैस्कुलर का सेंटर होता है और आपका जो न्यूरॉन का सेंटर होता है, ये सारी चीजें आपकी मेड्यूला ऑब्लोगेंटा से आपके ब्रेन का जो पार्ट होता है वहां से ये ऑपरेट होती है। इन शॉर्ट टर्म में आपको कुछ हद तक इसका कंट्रोल करने का फंक्शन होता है आपका ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोगेंटा का जो पार्ट होता है ऑब्लोगेंटा, वहां से ओब्लोंगेटा, राइट, वहां से क्या होता है कंट्रोल होता है इसका, और जो इसका सेंटर होता है कंट्रोलिंग सेंटर वहां से कंट्रोल करता है। द सीवी सेंटर रिसीव इनपुट फ्रॉम द हायर ब्रेन, और जो सेंट्रल कार्डियोवेस्कुलर का जो सेंटर होता है वो कहाँ से रिसीव करता है आपके हायर ब्रेन से, जैसे कि आपका हो गया कॉर्टेक्स हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया एंड थैलेमस। इनपुट फ्रॉम टू द सेंट्रल वेस्कुलर, राइट, सेंटर नर्व इम्पल्स इसमें कहाँ से आती है, जैसे कि फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर, हायर ब्रेन सेंटर में आ जाता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आपके ब्रेन का पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है आपके ब्रेन के इसको कंट्रोल करता है, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है फ्रॉम प्रोपोसेप्टर, जैसे कि मॉनिटर जॉइंट मूवमेंट, ये क्या करता है जॉइंट मूवमेंट को आपके मॉनिटर करता है। फ्रॉम फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम बैरोसेप्टर, बैरोसेप्टर क्या करता है ब्लड प्रेशर को आपके मॉनिटर करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कीमोसेप्टर, कीमोसेप्टर मॉनिटर ब्लड एसिडिटी, ब्लड में एसिडिटी कितना है, जैसे कि आपका एसिडिटी मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, O2 कितना है, हाइड्रोजन आयन कितना है, वो सारी चीजें देखने का काम करता है। फिर आ जाता है आउटपुट इफेक्टर, जो कुछ इफेक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल्स इफेक्टर जो कि आपके इफेक्ट करते हैं हार्ट रेट वगैरह में, पल्स रेट में, वो सब, जैसे कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्स, ये क्या करते हैं आपके नर्व इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, उसकी तीव्रता को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स की जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस, मतलब ब्लड वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और डायलेट होती है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस उसको जो इफेक्टर होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ इफेक्टर आपकी बॉडी के अंदर कितना रिलीज हो रहा है उससे भी ये अफेक्ट करता है। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग होती है वो कहाँ से होती है आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से, है ना। ये पॉइंट्स हो गया, ये आपका पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है हेमिस्फीयर, तो ये हमने यहाँ पर लिया है। जो आपके आउटपुट होता है, आउटपुट इफेक्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, कार्डियक एसिलेटर सिंपैथेटिक नर्व से, और वैसोमोटर नर्व इम्पल्स से, राइट। कौन कौन सी नर्व से, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, कार्डियक एसिलेटर और वैसोमोटर नर्व इम्पल्स, वेगस नर्व, ये सारी नर्व रहती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। बॉडी का जितना भी फंक्शन है, जितने भी ऑर्गन है, सबका कंट्रोल होता है आपके ब्रेन से। ब्रेन के जितने भी ऑर्गन से पार्ट है अलग अलग, ना, हेमिस्फीयर है, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा हो गया आपका, और हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, ना, मिड ब्रेन हो गया आपका, हेमिस्फीयर हो गया। तो ये अलग अलग पार्ट से पूरे ब्रेन का फंक्शन होता है इसको कंट्रोल करने का। जितने भी ऑर्गन है सबको जो कंट्रोल होता है, मास्टर होता है, वो होता है आपका ब्रेन, राइट। जैसे एक बॉडी को चलाने के लिए आपको ब्रेन एक ऑर्गन है, जैसे कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर के हाथ में ही सब कुछ रहता है। ऐसे ही आपका बॉडी को चलाने के लिए आपका ब्रेन है, तो ब्रेन हर ऑर्गन को, हर पार्टिकुलर एक एक जो मूवमेंट हो रहा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आइस कांटेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो ये सारी चीज़ें, हेड का मूवमेंट हो रहा है, आईब्रो का, फेशियल एक्सप्रेशन, टोटल जो चीज़ें होती है वो कंट्रोल होती है आपके ब्रेन से, राइट। सेंसेशन का A to Z कंट्रोलिंग होता है आपके ब्रेन से। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म में जो कंट्रोल करता है वो कौन सा करता, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं आपका, बारबीसेप्टर, रिफ्लेक्स, कीमोसेप्टर, राइट। सॉरी, बैरोसेप्टर, बैरोसेप्टर, कीमोसेप्टर, रिफ्लक्स और सर्कुलेटिंग हार्मोन, रिफ्लक्स और सर्कुलेटिंग हार्मोन, राइट। कौन सा, बैरोसेप्टर, कीमोसेप्टर, रिफ्लेक्स और सर्कुलेटिंग हार्मोन।
ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बाय द किडनीज एंड रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। लॉन्ग टर्म में कौन कौन से करते हैं आपके केमिकल्स, जिनमें आ जाता है आपका किडनी, ये हो गया आपका, इसमें आ जाता है आपका बारबीसेप्टर, कीमोसेप्टर, रिफ्लेक्स, और नेक्स्ट बना आ जाता है आपका सर्कुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आपका आज इसमें लॉन्ग टर्म में कौन कौन से, किडनी एंड द रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। रेनिन, एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, राइट। को कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं आपके शॉर्ट टर्म में, हो गया आपका बैरोसेप्टर, रिफ्लेक्स, कीमोसेप्टर और सर्कुलेटिंग हार्मोन। लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं आपके किडनी एंड द रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें तो हमने इसका लोकेशन के बारे में देखा, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है वो आपका कार्डियोवैस्कुलर के सेंटर को किस तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटोनोमस इन्वर्जन ऑफ द हार्ट एंड द बैरोसेप्टर, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अब जो बैरोसेप्टर के रिफ्लेक्सेस हैं उनसे कैसे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो ये क्या करता है आपका, जैसे कि आपका हो गया सेरिबेलम से हो गया, उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ से क्या आता है आपका, नर्व इम्पल्स आती है और इनके रिसेप्टर आते हैं जो कि आपके कैरोटिड साइनस को, कॉमन कैरोटिड को, सेंसरी फाइबर आते हैं इनके, आर्क ऑफ एरोटा को, एफी नोड को, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस जो होती है वो आपके एससी नोड को कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। सिंपैथेटिक की करती है उसके, कार्डियक जो नर्व होती है वो उसके आपके सिंपैथेटिक को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये क्या होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आपका बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स से जो भी आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब जो हार्मोन लेवल पर आपका किस तरीके से होता है, तो कौन कौन से हार्मोन इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन, RRA। रेनिन, RAA है ना, RAA, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। सेकंड आता है आपका इफिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। फिर एंटी यूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी यूरेटिक हार्मोन। एंटी यूरेटिक हार्मोन, आर्टेरियल न्यूट्री यूरेटिक हार्मोन पेप्टाइड, ANP। क्या, ANP इन शॉर्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक पेप्टाइड। फिर आता है ऑटो रेगुलेशन ऑफ BP,
ऑटो रेगुलेशन ऑफ बीपी। जिसके अंदर आ जाते हैं आपके केमिकल में ऑटो रेगुलेशन और वैसोडाइलेटिंग एंड वैसोकॉन्ट्रिक्शन में। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, वैसोडाइलेशन वैसोडाइलेटिंग और वैसो कॉन्ट्रिक्टिंग। तो वैसोडाइलेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? वैसोडाइलेशन में आ जाता है आपका पोटेशियम और हाइड्रोजन, है ना, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लैक्टिक एसिड और एडिनोसिन। पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और लैक्टिक एसिड, एडिनोसिन, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, एटीपी, फ्रॉम एटीपी से आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। तो ये क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं उसको, और फैला देते हैं उसको, डायलेट करने का काम करते हैं, नैरो करने का, है ना। कौन कौन सा हो गया आपका? पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एडिनोसिन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। अब वेसल्स को आपके कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन से हार्मोन करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका इंक्लूड द थ्रोम्बोक्सिन, दिख रहा है ना इधर? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग हार्मोन में आता है आपका थ्रोम्बोक्सिन, टू सुप्राऑक्साइड, radical serotonin from the platelet, radical serotonin from platelets, एंडोथेलिन ये किधर से जनरेट होता है? फ्रॉम एंडोथेलिन सेल, फ्रॉम एंडोथेलियल सेल, राइट। तो इसमें आज क्या आ जाते हैं? ब्लड प्रेशर, एक बार और हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। वैसोडाइलेशन में आ जाता है आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एडिनोसिन फॉस्फेट हो गया जो कि एटीपी से आपका जनरेट होता है, एंड नाइट्रिक एसिड। वैसोडाइलेशन में आ जाते हैं आपके थ्रोम्बोक्सिन, A2, सुप्रा ऑक्साइड, रेडियल सीरोटोनिन फ्रॉम द प्लेटलेट और एंडोथेलिन फ्रॉम द एंडोथेलियम सेल, राइट। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा आपका हार्मोनल लेवल पर, मतलब कौन कौन से हार्मोन है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, राइट। चलिए, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो सबसे पहले हमने इसके ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन देखा कि भाई व्हाट इज द ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है, राइट।
तो ब्लड प्रेशर के बारे में हमने समझा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा आपका फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, कैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 mmHg कब ये जनरेट होता है, नॉर्मल रेंज इसका क्या है, एबनॉर्मल रेंज क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, इसके बारे में समझा। किस तरीके से आपका हार्मोनल लेवल पर और आपके न्यूरोनल लेवल पर कैसे ये कंट्रोल हो रहा है, इफेक्टर से कैसे कंट्रोल हो रहा है, इसके बारे में हमने देखा, राइट। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोलिंग कैसा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा कंट्रोल हो रहा है, इसके बारे में हमने अभी के लेक्चर में समझा। चलिए, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।